गणमान्य नेता और हिंदुस्तान के दलित और बैकवर्ड माइनॉरिटी लोगों के एक बड़े हमदर्द, और जब भी दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी लोग मुसीबत में आते हैं तो उनका हाथ गरीब आम आदमी को बचाने के लिए अपना उम्र का परवाह नहीं करते हुए भी, मैं आज सुबह पेपर में पढ़ा और मैं साहब को आज किसी कीमत पर वहाँ पर जाके हमारा पूरा सपोर्ट साहब के साथ है और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि उनको सेहत, उनका उम्र और भी ज़्यादा बढ़े और ये साहब की नेतृत्व में ये जो लड़ाई है किसी इंसान के खिलाफ नहीं है, किसी इंसान के खिलाफ नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए कईयों लोग उसमें जो पैसा जमा करके, जो बच्चों के शादी के लिए गरीब लोग अपना अपना मुसीबत के वक्त अपना वक्त के काम आएगा बोल के जो बैंक में रखे, और ऐसा दूसरे लोगों के लिए बहुत सारे बैंक हैं, मगर हमारे लिए रेसो एक ही बैंक है। और रेसो एक बैंक भी अगर ये लोग डुबा दिए तो हमारा सुनने वाला कौन है? तो इसलिए अल्लाह इनके दिमाग में हमारे को बचाने का जो ये दिया है, मैं अल्लाह को भी शुक्रगुजार करता हूँ। और हम पूरे लोग साहब जब हुकूमत में थे, मैं आगे पीछे हजारों लोग लाखों लोगों को देखा हूँ। साहब के आजू बाजू सामने जो चुप कुत्ते के सर का ठहरते थे, वो लोग आज बादशाह बोल के अपने आप को सुरंखा समझ रहे हैं। वो सुरंखा नहीं है, तुरंखा भी नहीं है। अल्लाह के निगाह में हम सब बराबर हैं। और जाफर शरीफ साहब किसी एक कौम का नेता नहीं है। परसों मल्लिकार्जुन खड़गे साहब रेलवे मंत्री लेने के बाद एक आर्टिकल आया कि यूनिगैस का जो सिस्टम हिंदुस्तान में लाने के बाद हर गरीब आदमी हिंदुस्तान अगर एक हुआ है तो यूनिगैस आने के बाद जाफर शरीफ साहब की वजह से पूरा देश एक हुआ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद किसी का नाम आता है तो वो जाफर शरीफ साहब का नाम आता है। अगर हमारे पास बोलने वाले कम हैं, लिखने वाले कम हैं, सुनने वाले भी कम हैं, मगर सुनने वाले, देखने वाले, ऐसे ये लोग देखो या ना देखो, ऊपर अल्लाह देखता। आगे आवाम आपको एक दिन बड़ा बादशाह बोल के मानने को तैयार है। इसलिए किसी को खुश करने के लिए कुछ लोग काम करते, किसी को चमचागिरी करते, किसी को चापलूसी करते, क्या भी करते। मगर मैं कर्नाटक में एक ही नेता को देखा, किसी का चमचागिरी नहीं करा, किसी को चापलूसी नहीं किया। अगर कुछ ऐसा करते तो ये 2-3 बार चीफ मिनिस्टर हो जाते थे, 2-3 बार हो जाते थे, ऐसा सीनियर लीडर। इसलिए मैं हमारा पूरा एरिया के लोगों का साथ के साथ हमारा सहयोग है। और चीफ मिनिस्टर साहब को हम कल सुबह हमारे कुछ लोग मिलकर, हम खुद बैकवर्ड क्लास के लोग मिलकर जाके साहब बैठने के बाद, साहब यहाँ बैठे हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ सुकून से नहीं बैठना चाहिए। ये वो लीडर है, ये वो लीडर है, और वो अगर इनका दिल दुखाए तो तुमको बहुत महंगा गिरता है, ये मैं बताने वाला हूँ। कुछ लोग, हमारा लोग आजू बाजू जाके चीफ मिनिस्टर का काम को कुछ ये करे तो अल्लाह उनको देख लेता। ये गरीब लोगों का काम है, एक इंस्टीट्यूशन का काम है, एक बड़ा काम है। ऐसे हुकूमत हजार आते हजार जाते, मगर ये बैंक एक बार हमारे लोगों के हाथ से अगर गवर्नमेंट में चलेगा या विलीन हो गया कोई नेशनलाइज बैंक से, तो दूसरा बैंक हम तैयार नहीं कर सकते। इसलिए ये मुश्किल से ये काम हुआ है, मुश्किल से ये काम हुआ है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ साहब को, मुझे आज मौका मिला। मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन था जिला परिषद में। तो औकाफ का प्रॉपर्टी जितना भी है, जैसे क्रिश्चियन लोग अपना प्रॉपर्टी को कितना हिफाजत से बचाए, ये लोग क्यों नहीं बचा रहे? ये लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की किसी की जरूरत नहीं है। अगर वक्त प्रॉपर्टी पूरा बचा के उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे तो गवर्नमेंट के सामने हम कुत्ते के सर का कोई चीज पूछने की जरूरत नहीं गिरती।
सात क्रिश्चियन मस्तरी पूरा प्रॉपर्टी 1 गुंठा भी वो लोग बेचने नहीं दिए। मगर हमारा वक्त प्रॉपर्टी, हमारा जो प्रॉपर्टी है वो किधर से किधर चले। कोई हिंदू आदमी एनकरेजमेंट नहीं किया, कोई दलित एनकरेजमेंट नहीं किया। ये जो भी हुआ है हमारा लोग इसको बेईमान होकर बेच दिए साहब। मैं एक बड़ी कोशिश से वहाँ आरएसएस वाले एक एरिया कब्जा कर रहे थे ग्रेवयार्ड साहब, तो मैं बोला ये आप कब्जा नहीं कर सकते, ये वक्त प्रॉपर्टी है बोल के मैंने ऑब्जेक्शन डाला। तो उन्होंने बोले ये खुला है, हम यूज कर रहे बोले। तो मैं बोला खुला नहीं है, मैं इसके लिए पैसा मंजूर करके कंपाउंड वॉल बना दूं बोला। तो मैं कंपाउंड वॉल बनाने के लिए सैंक्शन करके जब लोगों को लेकर गया तो मेरे घर पे हमला करने के लिए मुझे बहुत सारे धमकी दिए और बहुत सारे मेरे घर को आके चाकू चूड़ी चला तुम बोले। मैं बोला तुम लोग अभी तुम किराए से लेके आ रहे, चाकू चूड़ी लेके वो किराए के लोगों को लेके आ रहे। मैं खुद चाकू चूड़ी लाठी पकड़ने के खौफ में पैदा हूँ और उस हम गर्दन काट के सुबह गर्दन काट के खून से हाथ धो के खाने के खौफ में पैदा हुआ हूँ, वो घर में पैदा हूँ। तुम्हारी माँ नहीं जानी। ऐसे आरएसएस वालों को मैं 1000 लोगों को देख के जिंदगी यहाँ कर रहा हूँ। मैं नौजवान हूँ, बच्चा हूँ, मेरे साथ हजारों लोग हैं। कोई मुसलमान आए या ना आए, मैं ठहर के वो कंपाउंड वॉल बनाऊंगा बोल के मैं कंपाउंड वॉल बनाने तक मैं खाना नहीं खाया और वो प्रॉपर्टी आज भी बचा के रखा हूँ बीदर में साहब। और उसको वक्त की प्राप्त पैसा नहीं है, वक्त से बोर्ड का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा, ओनली जिला परिषद का जो मेरे हाथ में पावर था। मैं पूरे जिले भर में आज भारतीय में बस स्टैंड के बाजू में करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी वहाँ भी हम बचाए। ऐसा हमारे जैसे लोगों के ऊपर साहब का आशीर्वाद रहे। वो जो कुछ भी किया, अगर साहब का मैं उनका शिष्य नहीं होता, उनका आशीर्वाद नहीं होता, उनका हिम्मत मेरे साथ नहीं होता, ये मैं काम नहीं कर सकता था। इसलिए ये देश में हिंदुस्तान के दस्तूर जो बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं, उस दस्तूर को नहीं मानने वाले के हाथ में ये देश जा रहा है। ये देश अपना कब्जे में लेना चाह रहे हैं। आजादी से पहले एक आदमी उनका घर का कुत्ता भी आजादी के लिए नहीं लड़ा, मगर आजादी के बाद आज वो लोग होशियार हो गए और पूरे पूंजीपति लोग और आरएसएस मिजाज के लोग पूरा एक होकर बाबा साहब अम्बेडकर का दस्तूर पर वो चलने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है और इस देश के संविधान को भी मानते नहीं, पार्लियामेंट सिस्टम को भी नहीं मानते और जमहूरियत को भी नहीं मानते। ऐसे फिरका परस्त लोगों के हाथ में ये देश जा रहा है। आज बहुत बड़ी मुश्किल में, बहुत बड़ी आपत्ति में ये देश जा रहा है। इस देश को अगर बचाना है तो फिर एक बार ऐसे जाफर शरीफ साहब जैसे बुजुर्ग लोग देश भर में, हिंदुस्तान के देश भर में अगर ये लोग अगर एक होके अगर ये देश नहीं बचाए तो आगे आने वाला पीढ़ी बहुत फिर गुलाम होके जीना पड़ेगा। इसलिए मैं इस देश हजारों साल राजा और गुलाम के बीच में चला है। राजा थे और गुलाम थे। हम 65 साल हो गए, राजा चले गया, गुलाम भी चले गया। हर आदमी, आम आदमी एक होकर संविधान के इस हम बराबरी का दर्जा लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज भी हिंदुस्तान कर्नाटक में हमारे जाफर शरीफ साहब जैसे लोग जब भी आपत्ति ऐसे हम आज कोऑपरेटिव बैंक आया है, कल दूसरा आता। सच्चाई के लिए जो लोग लड़ते हैं उनके साथ कितने लोग हैं ये हमको मालूम नहीं है, मगर सच्चाई के साथ लड़ने वाले के साथ ऊपर अल्लाह हमारे साथ रहते हैं, अल्लाह हमारे साथ रहते हैं। उसका अगर साया है, उसका अगर निगाह है, हमारा बाल बिंगा करने वाला हिंदुस्तान में कर्नाटक में कोई आदमी नहीं है। मैं हमारे मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश करता हूँ कल सुबह वो जल्द से जल्द यहाँ पर मंच पर आए और जाफर साहब से मिले और उनके जो भी समस्या जो रखे हैं, जो सीबीआई का इंक्वायरी है और गवर्नमेंट से 100 करोड़ देख के जो बैंक को दोबारा ये करके अगर ये रमजान से पहले ये नेक नियत का काम अगर हमारा सिद्धरामैया करे और ये महीने में जो भी काम करता है वो कामयाब होता है। ये महीने में, ये महीना अल्लाह हमको दिया है मौका। ये महीने में तुम 11 महीने में क्या करते हो मैं नहीं सुनता, मगर ये एक महीने में अगर सिद्धरामैया ये एक नियत का काम करे तो 5 साल का उसका आराम बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये रमजान के बाद तू 500 करोड़ दिया तो भी तेरे को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तेरे साथ लोग रहेंगे मगर खुदा तेरे साथ नहीं रहता। ये एक महीना खुदा
धरती पर ऑडिट करते आ रहा है। तेरा भी ऑडिट हो जाएगा कल, अगर आके तू भी ऑडिट में पास हो जाएगा। अगर जाफर शरीफ साहब का दिल नहीं दुखाएगा, उनका दिल खुश करेगा, उनका जो भी आवाम का जो लेके बैठे हैं ये उम्र में मैं एक बार बहुत बड़ी मुश्किल से साहब हमारा बीदर आए थे। बीदर का ट्रेन बीदर का हर आदमी बेंगलुरु नहीं आ सकता था, मगर जाफर शरीफ साहब अपने फैमिली के साथ बीदर आए थे। हम देखे थे, हमको ऐसा दिखा उस दिन बीदर में अगर खुशी का लहर का दिन कोई हम देखे तो पैदा होने के बाद जाफर शरीफ साहब जिस दिन रेल का उद्घाटन आज करने के लिए आए थे तो हमारे माजी भी उनके साथ थे। जब बैठे थे कि हमारे को ऐसा लगा क्या शिव पार्वती आकाश से धरती पर आए, ऐसा हमारे बीदर को लोगों को लगा। और उस दिन से बीदर बेंगलुरु से जुड़ा। जिस दिन जाफर शरीफ साहब का ट्रेन बीदर से बेंगलुरु जुड़ा, हमारे लोग बेंगलुरु से जब आना शुरू कर दिए। आज हार्ट ऑपरेशन के लिए लोग ट्रेन से आते हैं, वही ट्रेन से वापस जाते हैं। नहीं तो हमको बेंगलुरु आना 800 किलोमीटर बहुत मुश्किल का था। इसलिए पूरे बीदर के लोग हमारे जाफर शरीफ साहब के लिए हमेशा के लिए जब तक वो ट्रेन चलता रहेगा, जब तक हमारा जाफर शरीफ साहब का नाम चलता रहेगा, याद करते रहेंगे। इन 4 शब्दों के साथ मेरा जैसा एक गरीब घर में, जिस घर में दिया भी जलना मुश्किल है, उस घर से मैं आया हूँ। ऐसे नेता के सामने मैं भाषण कर रहा हूँ जो इंसान इंदिरा गांधी को साथ काम किए हैं। इंदिरा गांधी के साथ काम करने के बाद दूसरे लोग उनके साथ काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। देश को आज़ादी महात्मा गांधी ने दिलाया, गरीबों को आज़ादी इंदिरा गांधी ने दिलाया। ऐसा इंदिरा गांधी के साथ जो साथ काम करे, मैं इंदिरा गांधी को, इनके जाफर शरीफ साहब को भी नहीं देखता, बल्कि उनको देखता हूँ तो इंदिरा गांधी भी दिखती है। इसलिए ट्रेन नहीं दिखता, बल्कि इंदिरा गांधी जाफर शरीफ साहब भी हमको दिखते हैं। इसलिए मैं और एक बार मुझे यहाँ बात करने का जो मौका दिए, मैं खाना भी साहब नहीं खाया, मैं तो उनको कुछ मैं अपील करता हूँ, आप बुजुर्ग हैं, आपका जरूरत देश को है, इस देश को है, खाली एक कौम को नहीं, एक बैंक के लिए नहीं, एक कर्नाटक के लिए नहीं, पूरा मुल्क के लिए आपकी जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप हर कम्युनिटी के लोगों की तरफ से आपकी जरूरत है, इसलिए आपको पूरे लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना साथ ये करके आप हमारे लिए बड़ा दिल करके और हो सके उसका कल तक अल्लाह ताला ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और 3-4 शब्दों के साथ मैं इतना कहूँगा, मैं तो साथी लिए कुछ नहीं दे सकता, मैं अल्लाह से इतना मांग सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, मैं कुछ देना बोले तो मेरे पास सत्ता नहीं है, मगर मेरे पास देने के लिए एक चीज़ है, अल्लाह ने दिया है। मेरी उम्र मेरा उम्र में मुझे 5 साल कम कर दे, 10 साल कम कर दे, मेरा उम्र जाफर शरीफ साहब को जो बच्चे मैं अल्लाह को अर्ज करके मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।